नमस्कार। मैं आज डॉक्टर नीलाव आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। आज का टॉपिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हिंदी में गठिया की बीमारी भी बोली जाती है। चूँकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसे दो हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीमारी के बारे में, उसके सिम्टम और उसकी डायग्नोसिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह की गठिया की बीमारी होती है, जिसे जो डिस्क्राइब करते हैं, हम बोलते हैं ये क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी का मतलब कि एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो पूरी लाइफ चलता है, यानी इसका इलाज भी पूरी लाइफ करना पड़ता है। सिस्टमिक बीमारी है। सिस्टमिक मतलब ये पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, सिर्फ जॉइंट्स को ही नहीं। ये इम्यून डिज़ॉर्डर है, ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर है, यानी इसमें बॉडी अपने शरीर के पार्ट के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनाने लगता है और इसे ख़राब करने लगता है, और इसमें इन्फ्लामेशन होता है। ये इन्फ्लामेटरी डिज़ॉर्डर है। ओस्टियोआर्थराइटिस एक दूसरा अर्थराइटिस है जो नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है। इस बीमारी को समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इम्यूनिटी क्या होती है। कई सेल्स इम्यूनिटी के काम में आते हैं। इसमें बॉडी अपने रक्षा के लिए जो फौज रखती है, एक तो पैदल फोर्स रखती है जो इन्फेंट्री बोली जाती है, उसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेज आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, और दूसरी मिसाइल फोर्स होती है जो दूर से ही वार करती है एंटीबॉडीज़ बना के, वो बीटा लिम्फोसाइट्स कहे जाते हैं। तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहले ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब होता है कि जीन्स में कुछ प्रीडिस्पोजिशन होती है, कुछ जीन्स होते हैं जो हैप्लोटाइप्स बोला जाता है। HLA-DR4 या HLA-DR1 इनमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो जब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है तो एक एक कॉज तो पता नहीं, लेकिन एक प्रिजम्पशन है, हाइपोथेसिस है कि बॉडी में कुछ बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है। वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो मैच करती हैं बॉडी के, एक झिल्ली होती है जो साइनोवियम कहा जाता है, या सिरोसल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसके सेल से। जब उसके सेल से वो जब मैच करती हैं तो बॉडी उसको भी एक फॉरेन बॉडी मानना शुरू कर देता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। चूँकि बॉडी की एंटीबॉडीज़ अब बॉडी के पार्ट पे ही इफ़ेक्ट करना शुरू करती है, तो धीरे धीरे कर सारा जॉइंट्स और बॉडी के पार्ट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर कहा जाता है। अगर हम हड्डियों पे आते हैं, हम जॉइंट्स पे आते हैं, तो जिस जॉइंट्स में साइनोवियम होता है, साइनोवियम एक झिल्ली होती है जो प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ये जो ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, ये जाके उन झिल्लियों पे बैठता है और झिल्लियाँ वो रिएक्ट करती हैं। तो साइनोवियम में दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक तो उसकी साइज़ बढ़नी शुरू होती है। जब साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो उसे पैनस कहा जाता है। वो जाके जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ वहाँ हड्डी को खाना शुरू करता है। इस तरीके से वो हड्डी को, जॉइंट को, टेंडन को, सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। साथ में वो साइनोवियम फ्लूइड बनाना शुरू करता है, ज़्यादा, जो साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। उस साइनोवियल फ्लूइड में न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं। वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वगैरह होते हैं, जो अलग से जाके जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जॉइंट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इरोजिव होता है। इरोजिव जो है अर्थराइटिस होती है, यानी जॉइंट को खाता जाता है, ख़राब करता जाता है। सिमेट्रिकल होता है, यानी बॉडी के दोनों तरफ होता है, बाएं तरफ भी होगा, दाहिने तरफ भी होगी, ये इसकी पहचान होती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? इसकी डायग्नोसिस के 7 क्राइटेरिया होते हैं, और माना जाता है कि अगर 4 क्राइटेरिया, जो फर्स्ट 4 क्राइटेरिया अगर मैच कर जा रहे हैं तो इसे हम क्लिनिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम देते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है स्टिफनेस, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह जब सो के उठते हैं तो जोड़ों में जकड़ाव लगता है, या जब आप 1 घंटे से ज़्यादा कभी बैठ गए या रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद जोड़ों में जकड़ाव आना शुरू होता है।
दूसरा क्राइटेरिया होता है कि 14 जॉइंट होते हैं सिमेट्रिकल, 7 बाईं तरफ 7 दाहिनी तरफ। 7 में से अगर 3 जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शक होता है। वो 7 जॉइंट कौन कौन है? उंगलियों में ये प्रॉक्सिमल जॉइंट, जिसे पीआईपी जॉइंट कहा जाता है, ये इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, या इस जॉइंट को जो एमसीपी कहा जाता है, मेटाकार्पल फेलिंजियल जॉइंट, या रिस्ट जॉइंट, या एल्बो जॉइंट, ये 4 जॉइंट हाथ के, या पैरों में घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट, गिट्टे का जॉइंट, एंकल जॉइंट, या जहाँ से उंगलियाँ शुरू होती हैं मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट। जैसे ये कार्पोफेलिंजियल जॉइंट हुआ, वैसे ही पैरों में मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट हुए। तो ये 7 जॉइंट लेफ्ट साइड के, 7 जॉइंट राइट साइड के, 14 में से 3 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सेकंड क्राइटेरिया होता है। तीसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर हाथों में आर्थराइटिस की शुरुआत हो, जिसमें ये एमसीपी पीआईपी जॉइंट आ गया, एमसीपी जॉइंट आ गया, रिस्ट आ गया, एल्बो हो गया, दोनों साइड हो, सिमेट्रिकल हो, बराबर हो, तो ये एक तीसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर हाथों में स्वेलिंग आ रही है, पेन आ रहा है और दर्द हो रही है, तो अगर दोनों साइड में हो रहा है, तो ये तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया होता है कि जब हाथों में या पैरों में एक साथ दोनों तरफ आर्थराइटिस की शुरुआत हो, जिसमें पेन और स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए। उसके अलावा इसमें कई बार स्किन के नीचे नोड्यूल, गांठें आती हैं, गांठें जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जिसे सबक्यूटेनियस रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहा जाता है। छठा क्राइटेरिया होता है, ब्लड में एक फैक्टर होता है, रूमेटॉइड फैक्टर कहा जाता है। अगर आपके ब्लड में वो पॉजिटिव है तो एक क्राइटेरिया ये होता है। सातवां एक्सरे का क्राइटेरिया होता है कि जब हम एक्सरे करवाते हैं और उसमें हमें जॉइंट के चारों तरफ हड्डियाँ की कमज़ोरी, जो ऑस्टियोपोरोसिस कही जाती है, वो दिखे या इरोजन दिखे। तो इस 7 क्राइटेरिया में अगर 4 क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं तो हम इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये तो हो गया जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट। जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जैसे कि एक तो मैंने बताया कि आपको गांठें बननी शुरू होती है। इसके अलावा जॉइंट नर्व्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे अनल नर्व, चूँकि साइनोवियम होती है, वो इन्फ्लाम करती है, तो यहाँ पे नर्व को प्रेस कर देती है, तो अल्नर नर्व की न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। या रिस्ट जॉइंट पे हो तो यहाँ मीडियन नर्व है, ये प्रेस होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम शुरू हो गया। वैसे ही पैरों की जो नर्व होती है, वो पोस्टीरियर टिबियल नर्व, कई बार वो इफेक्ट हो जाती है। लंग्स जो होता है, लंग्स के बाहर भी एक कवर होता है जिसे हम प्लूरा कहते हैं, कई बार उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी बनना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हार्ट के बाहर भी कवर होती है, जो पेरिकार्डियम कहा जाता है, तो उसकी कई बार वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जिससे हार्ट पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है फ्लूइड बनने की वजह से। वैसे ही आँखों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। कई बार लेट कंडीशन में, चूँकि हाथ पैर में टेढ़ापन आना शुरू होता है, चूँकि टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो टेंडन यानी मसल जो हैं, ये टूटने शुरू हो जाते हैं अपनी जगह पे। तो ग्रेजुअली हर इंसान जो है ये क्रिपल्ड होता जाता है। जो डिफॉर्मिटी हाथ में होती है, इसे स्वैन नेक डिफॉर्मिटी या बुटोनियस डिफॉर्मिटी कही जाती है। ये तो हो गए इस रोग के सिम्टम। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है कि 7 में से 4 क्राइटेरिया हो तो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। उसके अलावा रूमेटॉइड फैक्टर एक होता है, 2 तरह की एंटीबॉडीज़ बनाती है बीटा लिम्फोसाइट्स। एक इमीडिएट जो है वो आईजीएम बनाती है, और जो लंबे समय के लिए बनाती है वो आईजीजी कही जाती है। तो इसमें जो रूमेटॉइड फैक्टर होता है, ये आईजीएम ग्रुप का एक एंटीबॉडी होता है, जो आईजीजी ग्रुप के एक फ्रैक्शन, एफसी फ्रैक्शन कहा जाता है, उसके अगेंस्ट में तैयार होता है, जो 75 to 80% केसेस में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। इसके अलावा एंटी-सीसीपी एक होता है, वो कई बार कंडीशन में पॉजिटिव होता है। एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है पेशेंट में, ईएसआर बड़ा होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बड़े होते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कई बार इसमें पॉजिटिव होते हैं। जब आप एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में टिपिकल चेंजेस आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। इनिशियल स्टेज में सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग आती है, जॉइंट्स के चारों तरफ हड्डियाँ कमज़ोर नज़र आती हैं, फिर जॉइंट्स में मार्जिनल इरोजन शुरू होता है। अगर लेट आना शुरू होता है, लेट पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो जॉइंट स्पेस कम होना शुरू हो जाता है।
वो नैरो होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली बाद में डिफॉर्मिटीज शुरू हो जाती है। तो ये तो हुआ, ये यूजुअली फीमेल्स में कॉमनली पाया जाता है, या तो सेकंड डिकेड में या सिक्स डिकेड में ये प्रेजेंट करता है। लेकिन सिक्स डिकेड के बाद यानी 60s के बाद ये मेल्स में भी उतना ही कॉमन होता है जितना फीमेल्स में होता है। कई बार ये बच्चों में आता है, जो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, वो काफ़ी यंग एज में बच्चों में आ जाता है, 7-8 साल की एज में आना शुरू होता है। और कॉमनली बच्चे प्रेजेंट करते हैं कि दोनों घुटने में उनके स्वेलिंग आती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया इसकी डायग्नोसिस की, इसके क्लिनिकल फीचर की, और ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे और हम इसके ट्रीटमेंट पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।